बुल्ढाना जिले से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक व्यापारी ने केंद्र सरकार के खजाने से 100 करोड़ रुपए लूटे हैं। खामगांव के जीएसटी सहायक आयुक्त चेतन सिंह राजपूत के मुताबिक व्यापारी नितिन टावरी ने जीएसटी टैक्स में 100 करोड़ रुपए का गबन किया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव के एमआईडीसी में देवकी एग्रो इंडस्ट्री के मालिक ने आर्थिक वर्ष 2017-2018 में 9 महीने के दौरान करीब 1 करोड़ 75 लाख के जीएसटी डुबाने का ऑडिट में स्पष्ट हुआ है। इसके साथ ही बनावटी दस्तावेज और अधिकारियों की नकली हस्ताक्षर कर टैक्स चुराए हैं। इस तरह के धोखाधड़ी सामने आने के बाद देवकी एग्रो इंडस्ट्री के मालिक नितिन टावरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। नितिन टावरी की 6 कंपनी है। जब इन सभी कंपनियों का ऑडिट किया गया तो 100 करोड़ रुपए के जीएसटी गबन करने का दावा जीएसटी सहायक आयुक्त चेतन सिंह राजपूत ने किया। देवकी एग्रो इंडस्ट्रीजच्या जीएसटी ऑडिट दरम्यान डाळीवर टॅक्स आकारणारा भारतातील पहिला आदेश आपण पारित केला होता। सदर आदेशान्वये या व्यापाऱ्याकडून साधारणतः 1.25 कोटी एवढा जीएसटी आपण आकारला होता। मात्र हा टॅक्स चुकविण्याकरिता या व्यापाऱ्याने इकडील कार्यालयाकडे फेक ॲफिडेविट, बोगस डॉक्युमेंट्स आणि बनावट दस्तावेज सादर केलेत। शिवाय शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या देखील केल्यात। त्यामुळे आयपीसी सेक्शन 467, 460 महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा के लिए एकलव्य फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ राजू केंद्र को भारत की 30 आउट ऑफ 30 इन्फ्लुएंशियल यंग पर्सनालिटीज की फोर्ब्स सोशल वर्क एंटरप्रेन्योरशिप लिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के विदर्भ के बुल्ढाना जिले के एक छोटे से गांव पिंपरी खंडारे का 28 वर्षीय राजू केंद्रे भी शामिल है। राजू इस समय लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये संभवतः पहली बार है कि किसी खानाबदोश समुदाय के बेटे और किसान को इस तरह की सूची में सम्मानित किया गया है। राजू केंद्रे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बुल्ढाना जिले के एक छोटे से गांव पिंपरी खंडारे के एक समुदाय से आते हैं। राजू के माता पिता की प्राथमिक शिक्षा भी नहीं हुई है। राजू अपने परिवार में उच्च शिक्षा लेने वाला पहला सदस्य है। राजू ने जिला परिषद स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसके बाद वे स्नातक पढ़ाई के लिए पुणे गए, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें कुछ महीनों में ही पुणे छोड़ना पड़ा। आज भी क्षमता होने के बावजूद अनेक छात्र प्रणाली और परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए राजू एकलव्य नाम से एक मंच बनाना चाहता था जो संघर्ष का प्रतीक हो। इसका मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करना है। टाटा इंस्टीट्यूट से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हुए उन्होंने ग्राम परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से अपने ही गांव में काम करने का फैसला किया। राजू ने महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास फेलोशिप में भी काम किया है। इस दौरान उन्होंने पारधी समुदाय के लिए विकास कार्य किया। ज्ञान के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तक उपलब्ध कराने की दृष्टि से उन्होंने पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, यवतमाल, अमरावती, मुंबई से 30,000 से अधिक पुस्तकें एकत्रित की और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए वितरित किया। हाल ही में जारी एकलव्य फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ राजू केंद्रे को फोर्ब्स की सामाजिक कार्य उद्यमिता श्रेणी द्वारा भारत में शीर्ष 30 सबसे प्रभावशाली युवा व्यक्तिमत्वों में से एक के रूप में चुना गया है। राजू केंद्रे की इस उपलब्धि से उसका पूरा परिवार खुश है। माझा मुलगा राजू यांचा फोर्ब्समध्ये यादीत नंबर आला। भारताचं नाव रोशन केलं, याचा आम्हाला अभिमान आहे। फोर्ब्समध्ये यादीत नाव आलेलं आहे राजू केंद्रेचं। माझाच मुलगा राजू केंद्रे। मला भरपूर आनंद झालेला आहे। जगभरातून असंच मुलांना पुढे जावं, गरीबाच्या पोरांना शिकावं, इतक्यात आनंद वाटतो बा या गोष्टीचा। नमस्कार, मी अक्षय। राजू सर म्हणजेच एकलव्यचे फाउंडर की त्यांचं काल नामवंत फोर्ब्स यादीत अंडर 30 मध्ये सिलेक्शन झालं आणि ही आमच्या एकलव्य फॅमिलीसाठी एक अतिशय गौरवास्पद गोष्ट आहे।
मी त्यांच्यासोबत जवळपास त्यांच्यामुळेच मला डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये एज्युकेशन शिकण्याची आवड लागली आणि माझ्यासारखे जवळपास 300 ते 400 विद्यार्थी आज चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेत आहेत. तर हे त्यांच्या विचारशैलीतून निर्माण झालेले की जे खेड्यातील मुलं आहेत त्यांना चांगल्या क्वालिटीचं एज्युकेशन घेऊन ते स्वतःच्या समस्या सोडवण्यास सक्षम होतील. पण हेच एकलव्यासोबत आज बऱ्याचशा अशा गोष्टींना टॅकल करत आम्ही या विद्यार्थ्यांना खेड्यातून चांगल्या क्वालिटीचं शिक्षण घेऊन त्यांना आवडीचं शिक्षण घेण्यासाठी प्रवृत्त करत आहोत, त्यांना गायडन्स देत आहोत. आणि यातच राजू सरांचं काल फोर्समध्ये सिलेक्शन झालं. हा एक एकलव्यासाठी आणि पूर्ण भारतासाठी एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे आणि असे अनेक अभिमानास्पद गोष्टी इथून पुढे घडत जाऊ आणि एकलव्य असंच एक वटवृक्षप्रमाणे निर्माण हो, यासाठीच आम्ही सर्व कार्यरत राहू. धन्यवाद. एक बहुत ही साधारण से परिवार में जन्मे और मुश्किल हालात में पले बड़े राजू केंद्रे की ये उपलब्धि वाकई सराहनीय है. राजू का संघर्ष और उसका कार्य सभी के लिए प्रेरणादायी है. बुल्ढाना से फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज. बुल्ढाना जिले के अनैतिक संबंध में महिला द्वारा ब्लैकमेल किए जाने से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आदिनाथ गडकर के खुदकुशी किए जाने के बाद खामगांव पुलिस थाना में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. बुल्ढाना जिले के खामगांव निवासी आदिनाथ गडकर का एक महिला से अनैतिक संबंध था, लेकिन बाद में महिला द्वारा युवक को ब्लैकमेल किए जाने से युवक परेशान हो गया था. महिला द्वारा बदनाम किए जाने की धमकी दिए जाने और पैसे की मांग किए जाने से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. आदिनाथ के खुदकुशी किए जाने के बाद उसके घर वालों ने महिला के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल आरोपी महिला फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. शिवाजीनगर खामगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे का एका तरुणाने महिलेच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. याबाबत शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला. त्यांचे आर्थिक व्यवहार व अनैतिक संबंध याच्यातून मुलाने आत्महत्या केल्याचं आतापर्यंत फिर्याद दिल्याचं दिसून आलेलं आहे आणि पुढील तपास चालू आहे. शेगांव बालापुर मार्ग पर एक कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. मृत युवक बालापुर तहसील का रहने वाला है. अमरावती शहर के पास एसआरपीएफ का कैंप और कॉलोनी है. मंगलवार की सुबह एसआरपीएफ कैंप के सामने 2 दुपहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई. हादसा इतना जोरदार था कि दोनों दुपहिया सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए. सुबह करीब 9 बजे मंगेश गावंडे नाम का एक युवक अपने दुपहिया वाहन से चांदूर रेलवे से अपने परिजनों से मिलने अस्पताल आ रहा था. इसी दौरान एक स्कूल बस को ओवरटेक करने के प्रयास में उसका नियंत्रण छूट गया और सामने से आ रही दूसरी दुपहिया से उसकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना में दोनों दुपहिया वाहन के टुकड़े हो गए. दोनों वाहन चालक हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. हादसे के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल इलाज चल रहा है. अकोट फैल के इंदिरानगर साबरिया चौक के दलित बस्ती की नालियां चौक होने से नागरिक नरक यातनाओं से गुजर रहे हैं. यहाँ नालियों का निर्माण किया गया था, लेकिन खराब दर्जे के निर्माण के कारण कचरा जमा होने से नालियां चौक होगी, जिस वजह से शौचालय का पानी सीधे नागरिकों के घरों में घुस रहा है. अकोट फैल के साबरिया चौक में कई वर्षों से नालियां नहीं बनाई गई थी. जैसे तैसे नालियों का निर्माण किया गया, लेकिन वो भी घटिया दर्जे के होने के कारण शौचालय से आने वाला पानी सीधे नागरिकों के घरों में घुसने से नागरिक परेशान है. शौचालयों से निकलने वाली गंदगी से नागरिकों का सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में आ गया है. यहाँ बच्चों की काफी चहल पहल रहती है. इस वजह से ये बच्चे गंदे पानी से ही घर में आते जाते रहते हैं. इसलिए यहाँ बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है. स्थानीय लोगों की मांग है कि नगर निगम इस समस्या पर ध्यान दे और दलित बस्ती के नागरिकों को नरक पीड़ा से बाहर निकाले. आम्हाला नाल्याची तकलीफ आहे. हे घर नाल्या चालले, हे कोणी काढून नाही राहिलं आणि काढायला येतात, ठुक्याले ठुका लावतात की निघून चालले जातात. ड्युटी खतम झाली. हे तकलीफ आहे आम्हाला. पाणी चाललं आमच्या. हे नाली जाम झाली, तो धाबा बराबर बनवला नाही. कोणता इंजिनियर होता तर तिथं पाणी अडून गेलं. मन्यानी जागेवर थांबत नाही. होले हो लावतात, निघून जातात.
निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर गाड़ी चलाकर स्टंटबाज अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई बार समझाने के बाद भी ये स्टंटबाज प्रशासन की एक नहीं सुन रहे। इस वजह से शहर परिवहन शाखा ने ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त कर लिए। जेल चौक से अग्रसेन चौक तक फ्लाईओवर का काम अभी भी जारी है। इस फ्लाईओवर पर वाहनों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी कुछ स्टंटबाज फ्लाईओवर पर आकर स्टंट करते हैं। नगर परिवहन शाखा कई बार चालकों को समझाइश दे चुकी है, लेकिन ये स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। शहर परिवहन शाखा ने अंततः चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके वाहनों को ही जब्त कर लिया। यह कार्रवाई शहर यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल के नेतृत्व में की गई। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर तहसील के काटोल स्थित संत गुलाब बाबा आश्रम में भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लता दीदी बुल्ढाना जिले के काटेल कोलत के संत गुलाब बाबा की भक्त थी। जब भी संत गुलाब बाबा मुंबई में जाते थे तो लता दीदी हमेशा उनसे मिलने आती थी। संत गुलाब बाबा ने उन्हें शेगांव और काटेल आने के लिए आमंत्रित किया था। लता दीदी ने भी आने का वादा किया था, लेकिन संत गुलाब बाबा की किडनी की बीमारी के कारण मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अधूरी रह गई। अब तो लता दीदी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके निधन पर संत गुलाब बाबा संस्थान में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। उसको दूर करते हैं और लता जी की जो आवाज, बहुत बड़ा सिंगिंग प्रोग्राम था, जाकर फिर से गाने लगी, यह ईश्वर की और संतों की कृपा है। मुझे यही यहाँ बताना है। दूसरी बात, 1986 में जब बाबा जी का जन्माष्टमी के समय काटेल में ही कार्यक्रम चल रहा था और जो सत्व और राजस बुद्धि के होते पुनर्जन्म लेते हैं और तमोगुणी लोग, इसलिए लता जी के स्वरों में जो जादू थी वो ईश्वर की ही देन थी। भारत रत्न गाना सम्राज्ञी लता मंगेशकर को देश भर से श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अकोला में जन अभियान फाउंडेशन की ओर से संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जन अभियान फाउंडेशन ने लता मंगेशकर द्वारा गाए गए अजरामर गीतों का कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 घंटे तक चले कार्यक्रम की शुरुआत लता जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने कई मधुर गीत प्रस्तुत किए। लता जी के द्वारा गाए गए गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने वाला अकोला में ये एकमात्र कार्यक्रम था।